वेलकम भाई विद्यार्थियों, श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी जो बुक है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, और इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी बुक का ये आपकी क्लास रहेगी जो रहेगी 6 नंबर क्लास रहेगी। स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने जाना था किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं को हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा था। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डिटेल स्टडी करने के लिए हम किसी एक टिपिकल सेल्स की स्टडी की थी, और वह आपकी टिपिकल सेल थी बैक्टीरिया सेल। और बैक्टीरिया सेल्स के अंदर जो प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं वे सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेल जो होगी वो होगी आपकी यूकैरियोटिक है सेल, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या पाया जाता है? सुस्पष्ट क्या पाया जाता है? सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को हमने क्या कहा था? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रखा था। अर्थात जो यूकैरियोटिक सेल होती है इनमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होती है जिनमें केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, हम किसी यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे तो हमें किसी न किसी एनिमल्स की सेल को टिपिकल सेल मानना पड़ेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स को हम किसी को भी टिपिकल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इनमें बहुत सी विभिन्नताएं होती है। इसलिए हम किसी एक सेल्स को न मानकर एक सेल्स का व्यू ऑफ पॉइंट ले सकते हैं। यदि हम सेल्स की यानी कि यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में आपकी किस किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे जो आपका यूकैरियोटिक सेल से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल किसी भी प्रकार की हो सकती है, बेलनाकार, लंबाकार, अंडाकार, तरह की कैसी भी हो सकती है। हमने सबसे बाहर का ये जो आवरण बनाया है, इस बाहर के आवरण को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये कोई एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। यदि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता? प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल्स में सबसे बाहरी परत के रूप में क्या होती है? इसकी कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैं बता दूं कि ये जो बनी होती है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और
लिपिड की बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस प्रकार की कोशिका में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि अंगुलियों के समान क्या पाए जाते हैं, प्रवध पाए जाते हैं। इन प्रवधों को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम माइक्रोविलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कोशिका जो यूकैरियोटिक कोशिका के जीवन के बारे में यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हम इस कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। किसके अंदर प्रवेश करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। कोशिका के अंदर का ये भाग, और मैंने कहा है कि ये जो कोशिका है ये कौन सी कोशिका है, ये कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है। और यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसके अंदर एक केंद्रक होगा और केंद्रक कैसा होगा, स्पष्ट रूप से स्पष्ट केंद्रक होगा। ठीक है, तो स्पष्ट केंद्रक कब होगा, जब उसके चारों ओर क्या पाई जाएगी, झिल्ली पाई जाती है। तो ये इसका केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर क्या है, झिल्ली है। ये केंद्रक है, केंद्रक क्या है, झिल्ली से आवृत है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है ये डबल होती है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर झिल्ली कैसी पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, दोहरी झिल्ली वाला होता है। इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, इनको जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोल दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के नाम से जाना जाता है। अब जो इसकी बाहरी झिल्ली होती है इसे हमने क्या कह दिया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसे हमने कह दिया आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया हमने इसे, आउटर मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर झिल्ली होती है इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने कह दिया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों झिल्लियां हैं, दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ क्या पाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक प्रकार का रिक्त स्थान है, इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर हमें पता है क्या पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्रीय पदार्थ पाए जाते हैं, क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं और इसके अलावा विशिष्ट प्रकार का एक फ्लूइड टाइप भी पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर इस प्रकार की एक केंद्र के समान ही झिल्ली रहित संरचना और पाई जाती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस संरचना को केंद्रिका कहा जाता है। और केंद्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। केंद्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और ये जो केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना क्या है, ये डीएनए से निर्मित पदार्थ होते हैं, डीएनए से निर्मित संरचना होती है। ठीक है, तो डीएनए से निर्मित संरचना होती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, तब इसे गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन कोशिका विभाजन से पहले ये एक जाल के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, एक जाल के रूप में पाई जाती है। तो जाल के रूप में पाई जाने के कारण जाल के रूप में पाए जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर से नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन जालिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब ये कोशिका विभाजन होता है तो ये क्या बन जाते हैं, केंद्रक के रूप में परिवर्तित, गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इनको अभिरंजित किया जाता है, जब किसी डाई से इन्हें अभिरंजित किया जाता है
रंगा जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये दो प्रकार की दिखाई देती है। कुछ स्थानों पर तो ये गहरी रंग जाती है और कुछ स्थानों पर क्या होती है, हल्के रंग में रंग जाती है। जो गहरी रंग जाती है उसे हम क्या कहेंगे, जो गहरा रंग प्रदर्शित करेगी उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूक्रोमेटिन। क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। और जो हल्के रंग में होती है उसे क्या बोलेंगे, गहरे रंग को तो बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन और हल्के रंग को क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। यानी कि जो हल्का रंग में रंगेगी उसे तो बोलेंगे यूक्रोमेटिन और गहरे रंग में रंगेगी उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो कोशिका है तो कोशिका में हमें और किस किस प्रकार की संरचना नजर आती है। कोशिका में यहाँ पर हम देखते हैं तो जो केंद्र के चारों ओर हमें इस प्रकार की संरचना नजर आती है। केंद्र के चारों ओर हमें इस प्रकार की संरचना नजर आती है। इस प्रकार की संरचना केंद्र के क्या होती है, दोनों तरफ होती है। इस प्रकार की संरचना केंद्र के क्या होती है, दोनों तरफ होती है। और ये जो संरचना है ये भी एक जाल के रूप में होती है। और इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से जानी जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या अंतःपरद्रवी जालिका भी इसे कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो प्रकार की होती है। यानी कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से दानों के समान संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से दानों के समान संरचना पाई जाती है, कणिका के समान संरचना पाई जाती है। तो कणिका होने के कारण इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखते हैं, महसूस करते हैं तो ये हमें रफ प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है, रफ यानी कि खुरदरी प्रतीत होती है। और रफ प्रतीत होने के कारण इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। और दूसरे प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है कि जिसके हमें कैसी प्रतीत होती है, बिल्कुल चिकनी यानी कि समूथ प्रतीत होती है। तो उस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे, समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अर्थात जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और दूसरी कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, अब देखो ये जो अंतःपरद्रवी जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी किसकी होती है, ये बनी होती है छोटी छोटी कुंडिकाएं। छोटी छोटी कुंडिकाएं, कुंडिकाओं को हम क्या बोलते हैं, कुंडिकाओं तो कहते हैं हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और छोटे छोटे गोल गोल जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आस्से कहा जाता है। आस्से या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, वेसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसिकल्स भी कहते हैं। और पतली पतली इसमें क्या होती है, नलिकाएं होती है। तो पतली पतली हमको नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ट्यूब्यूल्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सिस्टर्नी की बनी होती है, वेसिकल्स की बनी होती है और ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से एक विशिष्ट प्रकार की संरचना और बनती है, और ये जो विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये संरचना क्या होती है। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना और बनती है। ये जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम, उसी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका नाम है पड़ गया है। अब देखिए, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बने किसके कारण हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण बने हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसी प्रकार की संरचना पाई जाती है जिस प्रकार की संरचना आपको कहाँ पाई जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी क्या होगी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी सिस्टर्नी का बना होगा, कुंडिकाओं का बना होगा, और इसमें क्या होगी? वेसिकल्स होगी। लेकिन इसमें ट्यूब्यूल्स का अभाव होता है। ट्यूब्यूल्स के स्थान पर क्या होती है? वैक्यूल्स पाई जाती है, यानी कि रिक्तिकाएं पाई जाती है। यदि हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य की बात करते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक नाम और से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ ए सेल, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से एक पुलिस वाला किसी प्रकार को आने और जाने वाले वाहनों को क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है? आने और जाने वाले वाहनों का नियंत्रण करता है। उसी प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? कोशिका में पदार्थ आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। जो पदार्थ आते हैं उसे हम अवशोषण कहा जाता है, और जो पदार्थ बाहर भेजे जाते हैं उसे स्त्रावण या सिक्रेशन से कहा जाता है। इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? अवशोषण का और स्त्रावण का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ दी सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे आशय हैं या नहीं है। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना, और जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आशय टूटते हैं तो इस प्रकार की संरचना और बनती है। और इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना होती है, और इसमें क्या भरे रहते हैं? इस जो लाइसोसोम है इसमें क्या भरे रहते हैं? इस लाइसोसोम में आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक का अर्थ होता है जल अपघटन करने वाले एंजाइम भरे रहते हैं। अर्थात ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का पाचन का कार्य करते हैं, अर्थात कोशिका की सफाई का काम करते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का सफाई मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम क्लीनर मैन या सफाई आदमी भी, सफाई ऑर्गन भी कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि लाइसोसोम की खोज तो डी डुबे ने की थी, लेकिन लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइसोसोम के अंदर जो
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, बहुत ही अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये किसी भी पदार्थ को पाचित करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, इसलिए कोशिका की सफाई का काम ये करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लाइसोसोम की झिल्ली फट जाने के कारण ये जो कोशिका के अंदर पड़े हुए विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों पे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, उसके आधार पर आप समझिए। देखिए कोई एक लकड़हारा है और लकड़हारा क्या करता है, पेड़ काटने का काम करता है या नहीं करता है। अब देखिए, अब कोई लकड़हारा एक टहनी पे बैठा है और जिस टहनी पे वह बैठा है और उसे ही वह काट रहा होता है, तो संभवतः बात यह है कि वो टहनी गिरेगी और टहनी गिरेगी तो लकड़हारा भी गिरेगा और लकड़हारा गिरेगा तो वो टहनी उसके ऊपर भी गिर सकती है, या गिर सकती है नहीं गिर सकती है। इसका अर्थ क्या है, लकड़हारा क्या कर रहा है, अपने को आघात पहुंचाने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आत्मघात कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आत्मघाती कहेंगे। तो उसी प्रकार से ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम जिस कोशिका में बैठा होता है, जिसके कारण इस लाइसोसोम का जो लाइफ है वो संभव होती है, उसी कोशिका के अंगों को क्या कर जाता है, ये पचा जाता है और पचाने के कारण कोशिका के अंग नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ में कोशिका भी नष्ट हो जाती है। और जब कोशिका नष्ट हो जाएगी तो लाइसोसोम भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट जो संरचना है वो कोशिका में क्या दिखाई देती है, नेक्स्ट संरचना के रूप में आपको दोहरी कला के रूप में इस प्रकार की संरचना और नजर आती है। और इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने, और कोलिकर ने कहाँ की थी, जो कीट होते हैं कीटों की पेशी कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। लेकिन इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा है, फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा है, फाइला कहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये सभी नाम किसके होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के ही होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, इसमें ये अंगुली के समान आपको पर्वत दिखाई देते हैं। इन पर्वतों को हम क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, क्रिस्टी के ऊपर छोटी छोटी कणिकाएं होती है। और उनकी खोज किसने की थी, फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने उन कणिकाओं की खोज की थी, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, नाम क्या था, फर्नांडिस मोरेन। वैज्ञानिक का नाम क्या था, फर्नांडिस मोरेन। तो इन कणिकाओं को फर्नांडिस मोरेन कण भी कहा जाता है, या शॉर्ट में इन्हें क्या बोलते हैं, F1 कणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन का कार्य करता है। और हमें पता है कि जब कोशिका में श्वसन होता है, कोशिका में श्वसन होता है तो क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। अर्थात हम मानते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो एनर्जी है वो किसके कारण होती है, हमारे घरों के अंदर जो एनर्जी होती है वो अपनी बिजली के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। और ये जो आपकी बिजली होती है ये कहाँ से आती है, इसका मेन सेंटर कहाँ होता है, इसका मेन सेंटर होता है वो पावर हाउस होता है, बिजली घर होता है। तो ये जो एनर्जी हमें पावर हाउस से मिलती है, उसी प्रकार से कोशिका को जो एनर्जी मिलेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो क्या होती है, सेल्स का पावर हाउस होती है, यानी कि बिजली घर होती है। सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है,
माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा और क्या क्या संरचनाएं होगी। अब देखो कि जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन होता है तो यहाँ पर एक आपको विशिष्ट प्रकार की संरचना दिखाई देगी। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होते हैं ये दो बेलनाकार संरचनाओं के बने होते हैं। कितनी बेलनाकार संरचनाओं के बने होते हैं? दो बेलनाकार संरचनाओं के बने होते हैं। और ये दो बेलनाकार संरचना जो होती है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर क्या रहती है? अवस्थित रहती है। तो इन दोनों संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम कहा जाता है। जबकि एक संरचना को हम क्या बोलते हैं? इसे सेंट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। तारक केंद्रक कहा जाता है। तो ये क्या था? ये तारक केंद्रक होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो ये कोशिका होती है तो इस कोशिका में विशिष्ट प्रकार की और संरचना भी पाई जाती है। और संरचना क्या होती है? और संरचना जो होती है वो छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में ये आपके क्या होते हैं? ये राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनका सिगमेंटेशन गुणा क्या होता है? 80S टाइप का होता है। 80S टाइप का उसका सिगमेंटेशन गुणनांक होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसमें क्या क्या और संरचनाएं पाई जाती है। देखिए, यदि ये कोशिका कौन सी होती? ये अगर प्लांट सेल होती तो प्लांट सेल होती तो प्लांट सेल में एक संरचना और होती। एक संरचना और होती तो वह क्या होती? वह भी दोहरी कला युक्त संरचना होती। उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। और प्लास्टिड जो होते हैं वो छोटी छोटी तस्तरी नुमा संरचना के क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें ग्रेनम, या जो सम्मिलित रूप से इन्हें क्या कहेंगे? ग्रेना के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं थैलेकॉइड। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की संरचना में जो होता है वो क्या होगा? आपका प्लास्टिड होता है। और प्लास्टिड में क्या होता है? विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट रहती है और जो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा इस कोशिका में क्या पाए जा सकते हैं? विशिष्ट प्रकार की माइक्रो बॉडीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विशिष्ट प्रकार की माइक्रो बॉडीज, यानी कि जो सूक्ष्म काय भी इसके अंदर क्या हो सकते हैं? पाए जा सकते हैं। और माइक्रो बॉडीज के रूप में क्या पाए जाते हैं? ग्लाइओक्सिसोम होते हैं, जबकि और प्रोक्सीसोम में होते हैं। ग्लाइओक्सिसोम, प्रोक्सीसोम होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की और संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? उन संरचनाओं को कहते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि ये छोटी छोटी नलिकाओं से बनी हुई संरचना होती है। और छोटी छोटी जो नलिकाओं से बनी हुई संरचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और छोटी छोटी नलिकाओं में क्या पाई जाती है? छोटी छोटी नलिकाओं से निर्मित क्या होती है? ये आपके सीलिया होते हैं। और क्या होती है? फ्लैजिला होती है। यानी कि जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये छोटी छोटी नलिका रूपी संरचना में पाए जाते हैं। और इन नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+2 की होती है। यानी कि 9 परिधि की तरफ होते हैं, जबकि 2 कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? 9+2 की व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कोशिका के अंदर ये जो पूरा ही मटेरियल होता है, इस पूरे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के भी दो भाग होते हैं। जो इस केंद्र के बाहर होगा उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, और केंद्र के अंदर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, क्या क्या इसका नाम दिया, इसकी चर्चा हम किसी आगे की क्लास में करेंगे। तो ये आपकी जो संपूर्ण क्या थी, ये जो संपूर्ण हमने स्टडी की है, ये एक यूकैरियोटिक सेल थी, और यूकैरियोटिक सेल में क्या थी, आपकी एनिमल सेल थी। तो आज की क्लास के लिए ये आपकी यूकैरियोटिक सेल यही समाप्त होती है। धन्यवाद।